हेलो बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। आज आप लोग मेंटल इलनेस के साइन एंड सिम्टम्स की जो लास्ट क्लास हुई थी उसकी क्लास को आज कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में आप लोगों ने मेंटल इल के जो डिसऑर्डर्स थे या एबनॉर्मलिटीज़ थी, जैसे कि इल्यूज़न हुआ, हैल्यूसिनेशन हुआ, उसके बारे में आपने मोस्ट ऑफ दी पढ़ा था। इल्यूज़न क्या है, हैल्यूसिनेशन क्या है, हैल्यूसिनेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं, उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा। उसके अलावा डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग और थॉट्स के बारे में आपको बताया था, जिसमें थिंकिंग और थॉट्स के मैंने बताया था कि 4 टाइप्स होते हैं मेनली, जिसमें होता है एबनॉर्मल थॉट, एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ थॉट, नेक्स्ट वन डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रीम ऑफ थॉट और डिसऑर्डर ऑफ पोसेशन ऑफ थॉट। इसमें सबसे पहले जब एबनॉर्मल थॉट की अपन बात करते हैं तो एबनॉर्मल थॉट में 2 टाइप्स, ऑब्सेशन और डेल्यूजन, इन दोनों की अपन ने बात की थी। और डेल्यूजन के जो भी टाइप्स थे, परसिक्यूटरी डेल्यूजन, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, डेल्यूजन ऑफ गिल्ट, निहिलिस्टिक डेल्यूजन, हाइपोकॉन्ड्रियल डेल्यूजन, डेल्यूजन ऑफ जेलेसी, इरोटोमेनिक डेल्यूजन, डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस, इन सारे टाइप्स की आप लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी। आज जो अपन पढ़ेंगे वो डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग और थॉट के डिसऑर्डर में जो सेकंड टाइप है उसे अपन कहते हैं एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ थॉट। एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ थॉट से मीन्स है कि जो भी आप थॉट इनिशिएट कर रहे हैं, उस थॉट को इनिशिएट करने के बाद अगर उसको नॉर्मल वे में आप नहीं बना पा रहे हैं तो वो किस में आएगा, एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ थॉट। जबकि उससे पहले वाला जो एबनॉर्मल थॉट आपने पढ़ा था, एबनॉर्मल थॉट में क्या था, किसी भी थॉट्स का इनिशिएशन आप नहीं कर पा रहे थे। तो आज अपन डिस्कस करते हैं एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ थॉट। एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ थॉट से क्या मतलब है, जो भी थॉट है उसका लिंकिंग, मतलब एक थॉट से दूसरी थॉट का जो लिंकिंग है वो आप साथ साथ नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या आएगा, एबनॉर्मल लिंकिंग ऑफ थॉट टुगेदर इज नोन एज एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ थॉट। इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट वन, फ्लाइट ऑफ आइडियाज। फ्लाइट ऑफ आइडियाज से क्या मीन है, constant flow of speech for thought but patient jump continuously from one topic to another। इसमें क्या होता है, जो फ्लो ऑफ स्पीच होती है वो कांस्टेंट रहती है। फ्लो ऑफ स्पीच क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, लेकिन जब पर्सन फ्लाइट ऑफ आइडियाज से की एबनॉर्मलिटी रहती है तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ में क्या रहता है, वो कंटिन्यूसली एक टॉपिक के बारे में बात करता है और उसके बाद में दूसरे टॉपिक के, मीन्स फर्स्ट टॉपिक फिनिश नहीं करता है, उससे पहले ही क्या करता है, वो सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर लेता है। तो उसमें क्या होगा, पेशेंट जंप कंटिन्यूसली फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर। तो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक के बारे में कॉन्स्टेंटली जंप करना क्या है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं नियोलिज्म। नियोलिज्म से क्या मीन है, नियोलिज्म से मतलब है पेशेंट यूज वॉज डिस्कवर्ड बाय हिमसेल्फ, पेशेंट यूज वर्ड्स डिस्कवर्ड बाय हिमसेल्फ एंड दैट हैव नो मीनिंग फॉर हिमसेल्फ ओनली। इसका मीन है कि जो पेशेंट कुछ वर्ड्स का यूज़ करता है, ठीक है, उन वर्ड्स का मीन सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ही समझने में आता है और पर्सन क्या रहते हैं वो उसको नहीं समझ पाएंगी। जैसे कि मैं बोलूँ वेलिन, वेलिन अगर वो मेंटली इल पर्सन है और उसने वेलिन बोला तो वेलिन का मीन्स उसके सेल्फ के लिए अंडरस्टेबल है। जैसे कि अगर वो वेलिन बोलता है और उसका मतलब वो अपने आप में निकालता है मदर, ठीक है, तो उसका खुद का डिस्कवर्ड हुआ मीन्स हुआ, जो भी वर्ड उसने डिस्कवर किया वो क्या किया, सेल्फ से डिस्कवर किया और उस डिस्कवर्ड वाले वर्ड में क्या है, वो अपना ही मतलब निकालता है। जैसे कि वेलिन का मतलब वो क्या समझता है, मदर, तो जब भी वो वेलिन बोलेगा तो आप उसके वर्ड का मीन नहीं समझ पाओगे। ठीक है, थर्ड वन आता है सर्कमस्टेंशियलिटी। सर्कमस्टेंशियलिटी क्या है, बिफोर गेटिंग टू द राइट पॉइंट ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन द पर्सन गिव्स द काउंटलेस एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इसको आप एग्जाम्पल के साथ समझिए। सर्कमस्टेंशियलिटी का मीन्स क्या है, सर्कमस्टेंशियलिटी का मीन्स है जैसे कि अगर आप किसी मेंटली इल पर्सन का इंटरव्यू ले रहे हो और उस मेंटली इल पर्सन को अगर आप कहते हो कि आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है, तो आपके नाम, आप जब उसका नाम पूछोगे तो वो कहेगा मेरे फादर्स का नाम ये है, मेरी मदर का नाम ये है, मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ, मैंने ये जॉब की है,
सारी डिटेल देने के बाद, मीन्स काउंटलेस एक्सप्लेनेशन के देने के बाद वो एंड में क्या कहता है, मेरा नाम जीत है। दैट मीन्स कि जो आपने क्वेश्चन किया उसका टिल द एंड काउंटलेस एक्सप्लेनेशन के देने के बाद अगर वो फाइनल आंसर देता है तो उसे क्या कहेंगे, सर्कमस्टेंशियलिटी। तो 3 वर्ड हो गए, कौन कौन से, फ्लाइट ऑफ आइडियाज। फ्लाइट ऑफ आइडिया में क्या होता है, एक वर्ड से दूसरे वर्ड में, यानी कि एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर वो कंटिन्यूसली जंप करता रहता है, दैट मीन्स फ्लाइट ऑफ आइडिया। सेकेंड वन आता है कौन सा, न्यूलिज्म। न्यूलिज्म का मतलब क्या है, पर्सन एक ऐसे वर्ड का यूज़ करता है जो जिस वर्ड का मीन्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ समझे, दूसरे को उस मीनिंग का कोई मतलब नहीं समझ में आता है, ठीक है। और थर्ड वन कौन सा होता है, सर्कमस्टेंशियलिटी। सर्कमस्टेंशियलिटी मीन्स क्या होता है, बिफोर गेटिंग द राइट पॉइंट आंसरिंग द क्वेश्चन द पर्सन गिव्स काउंटलेस एक्सप्लेनेशन। मतलब राइट आंसर देने से पहले क्या करेगा पर्सन, काउंटलेस एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, सर्कमस्टेंशियलिटी। सर्कमस्टेंशियलिटी में क्या होता है, पर्सन अनएबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। जब वो आपको काउंटलेस एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है तो काउंटलेस एक्सप्लेनेशन क्यों देता है, क्योंकि जिस पर्सन को सर्कमस्टेंशियलिटी की प्रॉब्लम होती है, जिस भी पर्सन को सर्कमस्टेंशियलिटी की प्रॉब्लम होती है उसे डिफरेंस पता नहीं रहता है कि इसेंशियल क्या है और नॉन इसेंशियल क्या है। दैट मीन कि कौन सी चीज़ ज़रूरत है और कौन सी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल में वो क्या है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। उसके अलावा द पेशेंट बीट्स अराउंड द बुश एंड कम टू द पॉइंट एट द एंड। मतलब चारों तरफ वो घूमता रहता है और फिर टिल द एंड क्या होता है, अपना राइट आंसर प्रोवाइड करवाता है। तो उसे क्या कहेंगे, सर्कमस्टेंशियलिटी। जबकि टेंजिलिटी, टेंजिलिटी क्या होती है, पर्सन बिगिन टू रेस्पॉन्ड टू क्वेश्चन एंड गिव सीरीज ऑफ एक्सप्लेनेशन बट नेवर इज द राइट आंसर। दैट मीन्स आपने अगर पेशेंट को पूछ लिया कि आपका नाम क्या है तो वो उसके फादर का नाम बता देगा, उनके मदर का नाम बता देगा, ग्रैंडफादर का, ग्रैंडमदर का, सबका नाम बता देगा। फादर क्या करते हैं, वो खुद क्या करता है, सब कुछ सारी डिटेल दे देगा फैमिली के बारे में। बट टिल द एंड वो अपने सेल्फ का नाम आपको नहीं बताएगा कि मेरा नाम क्या है। तो उसे क्या कहेंगे, टेंजिलिटी। सर्कमस्टेंशियलिटी और टेंजिलिटी में डिफरेंस करना जरूरी है। सर्कमस्टेंशियलिटी में तो क्या होता है, टिल द एंड आपको जब वो काउंटलेस एक्सप्लेनेशन दे देता है तो उसके बाद में आपको फाइनल आंसर देता है, जबकि टेंजिलिटी में क्या है, राइट आंसर नहीं देता। और जो सर्कमस्टेंशियलिटी और टेंजिलिटी जो हैं वो जाने जाते हैं डिसऑर्डर ऑफ डायरेक्शन। ये डिसऑर्डर ऑफ डायरेक्शन के नाम से भी जाने जाते हैं, इसे करेक्ट कर लेना, डिसऑर्डर ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट वन आता है लूजनेस ऑफ एसोसिएशन। लूजनेस ऑफ एसोसिएशन क्या है, कंफ्यूज्ड थिंकिंग एंड इंटरप्टेड कनेक्शन इन थिंकिंग। यानी कि लूजनेस ऑफ एसोसिएशन क्या है, थिंकिंग में कंफ्यूज हो जाना एंड इंटरप्टेड कनेक्शन इन थिंकिंग। जो भी आप आइडियाज़ एसोसिएट करते हो, मीन्स जैसे कि किसी भी व्यू को आप जब एसोसिएट करते हो, लाइक एज किसी भी थिंकिंग प्रोसेस हुई या कोई भी चीज़ है जिसको आप सोचना चाहते हो, जैसे कि कोई प्रोग्राम है जो आप इनिशिएट कर रहे हो, उस इनिशिएट की प्रोग्राम की थिंकिंग को आप कंटिन्यूस में क्या कर रहे हो, नहीं जोड़ पा रहे हो, तो वो क्या है, लूजनेस ऑफ एसोसिएशन। इसमें क्या होता है, कंफ्यूज्ड थिंकिंग एंड इंटरप्टेड कनेक्शन इन थिंकिंग। सोच को आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो। एंड द पर्सन स्पीक विथ फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड द कंटेंट इज ओनली इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर। पर्सन क्या होता है, फ्रीक्वेंटली चेंज करता रहता है अपने सब्जेक्ट को, और कंटेंट इज ओनली इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर। मीन्स उस सब्जेक्ट मैटर, जिस सब्जेक्ट मैटर के बारे में आप बात करना चाहते हो, उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में आप कंटिन्यूसली बात नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। जैसे कि कोई भी टॉपिक है, ठीक है, अगर कोई भी टॉपिक के बारे में आपको बोलना है तो आप उसको कंटिन्यूसली नहीं बोल के और इनडायरेक्टली कभी किस चीज़ के बारे में बोल दिया, उसी से रिलेटेड कभी किस चीज़ के बारे में बोल दिया, तो वो क्या है, इनडायरेक्टली रिलेटेड रहती है, लेकिन कंटिन्यूसली उस सब्जेक्ट के बारे में फ्रीक्वेंट चेंजेस के साथ आप नहीं बोल पाते हो, तो वो क्या है, लूजनेस ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। कॉन्फबुलेशन क्या होता है, कॉन्फबुलेशन में होता है कि जब आपके कोई आइडिया होता है, कोई डिटेल्स स्टोरी होती है, तो उस डिटेल स्टोरी में जब बीच में मेमोरी गैप आ जाता है, लाइक इस किसी भी सिचुएशन को आप बीच में भूल गए, तो आपके मेमोरी गैप को फिल करने के लिए, आप उस मेमोरी गैप जो आप में आ गया, उस मेमोरी गैप को फिल करने के लिए आप अपनी डिटेल फैंटेसीज स्टोरीज आप बनाने लग जाते हो।
टू मेंटेन सेल्फ स्टीम। अपनी सेल्फ स्टीम को मेंटेन रखने के लिए क्या करते हो आप, अपने हिसाब से क्या उस मेमोरी गैप को फिल आउट कर देते हो, तो उसे क्या कहते हैं, कॉन्फिगरेशन। जनरल कॉन्सेप्ट क्या है कॉन्फिगरेशन का, फिलिंग ए मेमोरी गैप टू विद डिटेल फैंटेसीज स्टोरीज एंड आइडियाज टू मेंटेन सेल्फ स्टीम। अपनी सेल्फ स्टीम को बनाए रखने के लिए क्या है, आप उस मेमोरी गैप को भर देते हो, उसे कहते हैं कॉन्फिगरेशन। इट इज़ ए कॉमन फाइंडिंग इन पेशेंट विथ कोर्सकॉफ सिंड्रोम। कोर्सकॉफ सिंड्रोम वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि विटामिन B1 की जब डेफिशिएंसी होती है तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी के कारण कोर्सकॉफ सिंड्रोम होता है। थायमीन जो विटामिन है उसकी डेफिशिएंसी के कारण कोर्सकॉफ सिंड्रोम होता है, और उसमें थायमीन की डेफिशिएंसी जो ये होता है ये कॉन्फिगरेशन कहलाता है। वर्ड सलाद। वर्ड सलाद का सिंपल सा मीनिंग्स है ए मिक्सचर ऑफ वर्ड दैट हैव नो मीनिंग, इट आल्सो कॉल्ड सिजोफेजिया। इसे सिजोफेजिया भी कहते हैं। वर्ड सलाद का मीन क्या होता है कि आप जो मिक्सचर है वर्ड का क्या करते हैं ना, मिक्सचर, बहुत ही जनरल कॉन्सेप्ट है इसका वर्ड सलाद का, इसकी टर्म से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मिक्सचर ऑफ वर्ड दैट हैव नो मीनिंग, जिसका कोई मतलब नहीं होता है लेकिन बहुत सारे वर्ड्स का क्या है, मिक्सचर है, तो उसे वर्ड सलाद कहेंगे। और इसे ऑलरेडी नॉन एज किस नाम से जाना जाता है, सिजोफेजिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है वर्बिग्रेशन। वर्बिग्रेशन का मीन्स होता है रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस। रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस मतलब अपने ही वर्ड्स को क्या है, रिपीट करना। जबकि एक और वो आएगा इकोलेलिया और इकोप्रेक्सिया। इकोलेलिया डिफरेंट चीज़ है। इकोलेलिया में क्या होता है, इकोलेलिया में जब सामने वाला पर्सन जो भी बात कहता है उस सेम सेंटेंस को आप रिवाइज करते हो तो उसे क्या कहते हैं, इकोलेलिया। जैसे कि अगर मैं कहूँ मेंटली इल पेशेंट को आपका नाम क्या है, तो मेंटली इल पेशेंट क्या कहेगा, आपका नाम क्या है। मैं कहूँगा आपके फादर का नाम क्या है, तो मेंटली इल पेशेंट कहेगा आपके फादर का नाम क्या है। तो ये तो क्या है, इकोलेलिया। जबकि वर्बिग्रेशन क्या होता है, मैंने कहा आपका नाम क्या है, मेंटली इल पर्सन होगा उसका जवाब रहेगा जीतू, ठीक है। आपके फादर का नाम क्या है, वो क्या कहेगा, जीतू। आपके मदर का नाम क्या है, जीतू। आपके दादा का नाम क्या है, जीतू। तो वो क्या है, वर्बिग्रेशन, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस। मतलब एक ही एक वर्ड को अगर वो बोलता है तो वो क्या है, वर्बिग्रेशन। और इट मेनली फाउंड इन सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें वर्बिग्रेशन मेनली देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रीम ऑफ थॉट। नेक्स्ट कौन सा आता है, डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रीम ऑफ थॉट। आपने दो चीज़ें पढ़ी है अभी, तो एबनॉर्मल थॉट और एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ थॉट। एबनॉर्मल थॉट में तो क्या मीन्स है, जिस डिसऑर्डर में पर्सन को जो थॉट है उसको इनिशिएट करने में, स्टार्ट करने में अगर प्रॉब्लम आती है तो वो क्या है, डिसऑर्डर एबनॉर्मल थॉट, ठीक है। जबकि एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ थॉट क्या है, लिंकिंग जो करते हैं अपनी थॉट की, एबनॉर्मल लिंकिंग ऑफ थॉट टुगेदर इज नोन एज एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ थॉट, ठीक है। जबकि थर्ड वन क्या है, डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रीम ऑफ थॉट। डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रीम ऑफ थॉट में क्या है, एबनॉर्मलिटी किस चीज़ में आ रही है, ना तो इनिशिएट करने में आती है, ना एक दूसरे की सोच को क्या है, कम्युनिकेट या फिर लिंक करने में आती है। जबकि स्ट्रीम ऑफ थॉट से मतलब है कि जो आप स्पीच बोल रहे हो उसके प्रेशर और अमाउंट में अगर प्रॉब्लम आती है, जितनी प्रेशर से आपको बोलना चाहिए किसी चीज़ को आप उतने प्रेशर से नहीं बोल पा रहे हो, या जितनी अमाउंट के साथ बोलना चाहिए उतना नहीं बोल पा रहे हो, तो वो उसे क्या कहेंगे, डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रीम ऑफ थॉट। डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रीम ऑफ थॉट से मतलब है एबनॉर्मलिटी इन स्पीच, प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ थॉट। एबनॉर्मलिटी किस किस चीज़ में, स्पीच, प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ थॉट इज नॉन एज डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रीम ऑफ थॉट। जिसमें फर्स्ट वन तो है प्रेशर ऑफ थॉट। प्रेशर ऑफ थॉट में द वेराइटी ऑफ आइडियाज कम इन माइंड एंड पास थ्रू द माइंड रैपिडली। मीन्स जैसे आपके माइंड में कोई आइडिया आता है, उस माइंड के आइडिया को आप इम्प्लीमेंट नहीं करते, उससे पहले ही क्या दूसरा आइडिया आ जाता है। जैसे कि किसी चीज़ को करना है तो किस तरीके से करना चाहिए, पहले आपका माइंड कहते हैं इस तरीके से कर लीजिए, और उस तरीके को आप पूरा इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, उससे पहले ही आपका माइंड क्या कहता है कि दूसरे तरीके से इम्प्लीमेंट कर लो। तो आपके माइंड में जो थॉट्स आ रही हैं वो उनका जो प्रेशर है वो क्या है, इंक्रीज है, एक के बाद एक क्या आता है, आइडियाज़ आपके माइंड में आता रहता है, और वो कंटिन्यूसली क्या होता है, थ्रू द माइंड रैपिडली, और वो पास होता रहता है माइंड में बार बार रैपिडली। कभी कौन सा आइडिया, फिर दूसरे बाद में, उसके बाद में दूसरा आइडिया, ऐसे रैपिडली अगर पास होता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रेशर ऑफ थॉट। और प्रेशर ऑफ थॉट को क्या कहते हैं, लोगोरिया। समझ रहे हो, अगर आपके जो माइंड में थॉट्स आ रही हैं वो
पास्टली अगर निकल रही है तो उसे क्या कहेंगे, लोगोरिया, एंड मेनली प्रेजेंट इन मेनिया। और लोगोरिया मेनली किस में प्रेजेंट रहती है, मेनिया में, ठीक है। उसके बाद आती है पॉवर्टी ऑफ थॉट। पॉवर्टी ऑफ थॉट से मतलब क्या है, पेशेंट हैज फ्यू मोनोटोनस आइडिया एंड पास थ्रू द माइंड स्लोली। उसमें तो क्या था, यस, प्रेशर ऑफ थॉट। प्रेशर ऑफ थॉट में तो क्या है, आइडियाज जो है माइंड में से रैपिडली निकल रहे हैं, तो वो प्रेशर ऑफ थॉट। जबकि पॉवर्टी ऑफ थॉट, पॉवर्टी, प्रेशर ऑफ थॉट के बाद में आता है पॉवर्टी ऑफ थॉट। और पॉवर्टी ऑफ थॉट में क्या मतलब है, पेशेंट हैज फ्यू मोनोटोनस आइडियाज एंड पास थ्रू द माइंड स्लोली। उसे आप कहोगे लोगोरिया, और इसे क्या कहोगे, एलोजिया। लोगोरिया में तो क्या होता है, प्रेशर ऑफ थॉट में माइंड में जो भी आइडियाज आते हैं वो फास्ट एक के बाद एक पास होते जाते हैं, तो वो प्रेशर ऑफ थॉट, ठीक है। और पॉवर्टी ऑफ थॉट मतलब जो आप में आइडियाज आ रहे हैं वो बहुत स्लोली आ रहे हैं, फ्यू मोनोटोनस आइडिया एंड पास थ्रू द माइंड स्लोली, और धीरे धीरे वो माइंड से चले जा रहे हैं, तो वो क्या है, एलोजिया। जबकि प्रेशर ऑफ थॉट किस में होता है, मेनिया वाले पेशेंट में, जबकि पॉवर्टी ऑफ थॉट किस में देखने को मिलता है, डिप्रेशन वाले पेशेंट में, ठीक है। और थर्ड वन है डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रीम ऑफ थॉट में जो है वो 3 टाइप के डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रीम ऑफ थॉट में जो पहला तो कौन सा आया, प्रेशर ऑफ थॉट, सेकंड वन पॉवर्टी ऑफ थॉट, और थर्ड वन ब्लॉकिंग ऑफ थॉट। ब्लॉकिंग ऑफ थॉट में मतलब क्या है, सडन सीजेशन ऑफ थॉट और आइडियाज इन माइंड ऑफ मिडिल ऑफ सेंटेंस। मीन्स आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं और उस सेंटेंस में आपको मिडिल में ही आपका माइंड क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। उस आइडियाज़ को आप पूरा ही नहीं बता पाते, उससे पहले ही क्या होता है, आपका माइंड मिडिल में सेंटेंस में ही स्टॉप हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, ब्लॉकिंग ऑफ थॉट। जो कुछ मेंटली इनपेशेंट होते हैं, उन मेंटली इनपेशेंट को कौन सी प्रॉब्लम होती है, डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रीम ऑफ थॉट की प्रॉब्लम होती है। और स्ट्रीम ऑफ थॉट में मेनली कौन कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, प्रेशर ऑफ थॉट, पॉवर्टी ऑफ थॉट और ब्लॉकिंग ऑफ थॉट। प्रेशर ऑफ थॉट इज नोन एज लोगोरिया, पॉवर्टी ऑफ थॉट इज नोन एज एलोजिया, और ब्लॉकिंग ऑफ थॉट जिसमें आप मिडिल सेंटेंस में ही आपकी थॉट स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग और थॉट में लास्ट वन जो आता है वो है डिसऑर्डर ऑफ पोसेशन ऑफ थॉट। पोसेशन ऑफ थॉट में से क्या मीन्स है, जैसे कि आपकी सोच, माइंड के अंदर कोई सोच इंसर्ट कर लेता है या आपके माइंड में से कोई सोच निकाल लेता है, तो वो क्या है, डिसऑर्डर ऑफ पोसेशन ऑफ थॉट। लाइक एज डेल्यूजन ऑफ थॉट इंसर्शन। डेल्यूजन ऑफ थॉट इंसर्शन वाला जो पेशेंट होता है उसको बिलीव होता है कि क्या है, कि जो भी उसके माइंड में सोच आ रही है, जो भी थॉट्स उसके माइंड में जा रही है वो खुद की नहीं है, जबकि ये इम्प्लांट की गई है दूसरी आउटसाइड एजेंसीज के द्वारा। उसे क्या कहेंगे, डेल्यूजन ऑफ थॉट इंसर्शन। आपको फिर बता दूं डेल्यूजन ऑफ थॉट इंसर्शन क्या है। पेशेंट बिलीव दैट सम ऑफ देयर थॉट्स आर नॉट देयर ओन बट हैव बीन इम्प्लांटेड बाय आउटसाइड एजेंसीज। किसी आउटसाइड एजेंसीज के द्वारा उसके माइंड में वो सोच डाल दी गई है, ठीक है। तो वो क्या है, डेल्यूजन ऑफ थॉट इंसर्शन। सेकेंड वन आता है डेल्यूजन ऑफ थॉट विड्रॉल। डेल्यूजन ऑफ थॉट विड्रॉल से मतलब है पेशेंट बिलीव दैट थॉट हैव बीन टेकन आउट फ्रॉम देयर माइंड बाय समवन आउटसाइड एजेंसीज। कि जो भी उसके माइंड में सोच चल रही है वो सोच क्या है, दूसरी आउटसाइड एजेंसीज के द्वारा उन थॉट्स को निकाला जा रहा है, मीन्स एक तरीके से चोरी किया जा रहा है। और उसको ये विश्वास रहता है कि जो भी सोच मेरे माइंड में है वो किसी न किसी के द्वारा, आउटसाइड एजेंसीज के द्वारा निकाली जा रही है, ली जा रही है। तो वो क्या है, थॉट डेल्यूजन ऑफ थॉट विड्रॉल। थॉट इंसर्शन मीन्स इंसर्ट करना आउटसाइड एजेंसीज के द्वारा, और विड्रॉल यानी कि निकालना आउटसाइड एजेंसी के द्वारा। एक और थर्ड टर्मिनोलॉजी होती है डेल्यूजन ऑफ डिसऑर्डर ऑफ पोसेशन ऑफ थॉट में। डिसऑर्डर ऑफ पोसेशन ऑफ थॉट में डेल्यूजन ऑफ थॉट ब्रॉडकास्टिंग। डेल्यूजन ऑफ थॉट विड्रॉल में तो क्या होता है कि पेशेंट को ये लगता है कि मेरी सोच को निकाला जा रहा है, जबकि ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, पेशेंट थिंक दैट हिज थॉट इज एस्केपिंग फ्रॉम हिज माइंड एंड बिकम असेसेबल टू अदर्स। मतलब उसकी सोच किसी न किसी के द्वारा निकाली जा रही है और ब्रॉडकास्ट की जा रही है। और जब पर्सन को डेल्यूजन ऑफ थॉट ब्रॉडकास्टिंग का प्रॉब्लम होता है तो पेशेंट को क्या लगता है कि ये जो टीवी, रेडियो, इन पे जो भी न्यूज़ चल रही है वो क्या थी, वो मेरी थॉट्स थी, और उन थॉट्स का क्या किया, मेरे थॉट्स से निकाल कर उनको ब्रॉडकास्ट कर दिया गया। तो ये हुआ डिसऑर्डर ऑफ पोसेशन ऑफ थॉट। तो डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन में इल्यूजन और हेल्यूसिनेशन। उसके बाद में डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग। डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग में एबनॉर्मल थॉट, सेकेंड वन एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ थॉट, थर्ड वन डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रीम ऑफ थॉट, और फोर्थ वन डिसऑर्डर ऑफ पोसेशन ऑफ थॉट। उसके बाद में आता है डिसऑर्डर ऑफ इमोशंस। इमोशंस का क्या मीन्स है,
Emotional disorder are found in almost all mental disorder, but most commonly in affective disorder. कुछ अफेक्टिव डिसऑर्डर हैं जिसमें वो मेंटल डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन होता है ग्रीफ। ग्रीफ क्या होता है? द इमोशंस दैट फॉलो द लॉस ऑफ ए लव्ड पर्सन। ग्रीफ एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलती है, ठीक है, जिसे आप दाबदा, आपकी एक क्लास होगी नेक्स्ट ग्रीफ के बारे में, उसमें आप पढ़ोगे DABDA, दाबदा। दाबदा की प्रोसेस से होके निकलता है। जैसे कि अगर किसी की डेथ हो गई तो वो सबसे पहले क्या करेगा? डिनाइल, फिर एंगर, फिर उसके बाद में बार्गेनिंग, उसके बाद में डिप्रेशन, और उसके बाद एक्सेप्टेंस। इसको कैपिटल्स में लिख लेना आप अपनी नोटबुक में, DABDA यानी कि दाबदा यानी डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस। ये क्या है? ग्रीफ की प्रोसेस है, जिसमें पर्सन जब अपने चाहने वाले को, चहेते को, लव्ड पर्सन को, फैमिली में किसी मेंबर को खो देता है, तो वो ग्रीफ की प्रोसेस में होके निकलता है। और ग्रीफ क्या है? ग्रीफ एक दाबदा की प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले पर्सन क्या करेगा? डिनाइल करेगा। डिनाइल से मतलब नहीं, ये नहीं हो सकता, उसकी डेथ नहीं हो सकती। सबसे पहले गुस्सा करेगा, वो डिनाइल करेगा, सबसे पहले डिनाइल यानी कि मना करेगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर उस चीज़ को लेकर वो एंगर करेगा, गुस्सा करेगा, और जब उसको गुस्सा आएगा तो वो सामने वाले से क्या करेगा? बार्गेनिंग करेगा, ठीक है। बार्गेनिंग करने के बाद जब उसको बात समझ में आने लगेगी तो सबसे पहले वो क्या करेगा? डिप्रेशन में जाएगा, और डिप्रेशन में जाने के बाद सबसे एंड में क्या होगा? एक्सेप्ट करेगा उस चीज़ को कि हाँ हो सकता है उसकी डेथ हो चुकी हो, ठीक है। तो ग्रीफ का जो प्रोसेस है वो दाबदा से होकर निकलता है। तो डिसऑर्डर ऑफ इमोशंस में सबसे पहला डिसऑर्डर कौन सा है? ग्रीफ। द इमोशन दैट फॉलो द लॉस ऑफ ए लव्ड पर्सन। एक लव्ड पर्सन के लॉस के कारण जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं? ग्रीफ। ग्रीफ के बाद में आता है माउरिंग। माउरिंग क्या है? द ऑब्जर्वेबल एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ आफ्टर ए डेथ। मतलब ग्रीफ की जो प्रोसेस होती है उसके बाद में जो पर्सन की डेथ हो गई उसके बाद में उसके एक्सप्रेशन को जो ऑब्जर्व करते हैं वो क्या है? माउरिंग, ठीक है। एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस क्या है? एक सेम पर्सन के लिए आपकी अपोजिट फीलिंग या कॉन्ट्राडिक्शनरी फीलिंग टुवर्ड द सेम पर्सन ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर एक पेरेंट्स हैं, एक फादर हैं, तो एक फादर के बारे में एक बच्चा एक ही समय में अच्छा भी सोचता है और बुरा भी सोचता है। मीन्स फादर उसको खेलने के लिए नहीं जाने दे रहे, और उसी समय वो क्या है? उनके फादर उसको खिलौने दे रहे हैं खेलने के लिए। तो एक अच्छी चीज़ भी की, एक बुरी चीज़ भी की। तो उसे क्या है? अगर आपको किसी एक पर्सन के लिए दो फीलिंग आ रही है, अच्छी और बुरी, यानी कॉन्ट्राडिक्शनरी फीलिंग टुवर्ड द सेम पर्सन और ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम, तो वो क्या है? एम्बिवेलेंस। एग्जाम्पल, ए चिल्ड्रन हैविंग फीलिंग ऑफ बोथ लव एंड हेट टुवर्ड हिज पेरेंट्स। उसके पेरेंट्स के लिए लव और हेट दोनों की फीलिंग आती है तो उसे क्या कहेंगे? एम्बिवेलेंस। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एपैथी। एपैथी क्या होता है? एब्सेंस ऑफ फीलिंग एंड इमोशंस। आउटर इन्वायरमेंट में कुछ भी हो जाए, कोई सी भी घटना हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, किसी की शादी हो जाए, बट उस पर्सन को जो मेंटली इल है उन चीज़ों को, उस पर्सन को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता, तो वो क्या है? एपैथी। एब्सेंस ऑफ फीलिंग एंड इमोशंस इज नोन एज एपैथी, ठीक है। ब्लंट इमोशंस क्या होता है? ब्लंट इमोशंस का मतलब होता है जिसकी इमोशनल रिस्पॉन्स डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। इमोशनल रिस्पॉन्स जैसे ही डिक्रीज होंगे तो वो क्या करेगा? जैसे ही आउटर इन्वायरमेंट में अपने इमोशंस का रिस्पॉन्स देना होगा तो वो क्या देगा? बहुत ही कम रिस्पॉन्स देगा। जैसे कि जहाँ बहुत ज़्यादा हंसने की ज़रूरत है वहाँ अपने इमोशंस में वो क्या करेगा? कम स्माइल करके और उस चीज़ को प्रेजेंट करेगा, तो वो क्या है? एक तरीके का ब्लंट इमोशंस। जबकि लेबाइल इमोशंस क्या है? लेबाइल इमोशंस दैट मीन्स चेंज इन इमोशंस आर एक्सेसिवली रैपिड। एक्सेसिवली रैपिड से क्या मीन्स है? अगर किसी की डेथ हो गई है तो वो डेथ वाली प्लेस पे क्या करेगा? कभी हंसने लगेगा, कभी रोने लगेगा। लेबाइल इमोशंस क्या होता है? इमोशंस आर एक्सेसिवली रैपिड, मतलब फास्ट हो जाते हैं, तो हंसने और रोने में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, तो उसे क्या कहेंगे? लेबाइल इमोशंस। जबकि इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ इमोशंस क्या है? इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ इमोशंस दैट मीन्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ इन्वायरमेंट। नॉट अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ इन्वायरमेंट दैट मीन्स कि जहाँ स्माइल की ज़रूरत है वहाँ वो स्माइल प्रेजेंट ना करे, और जहाँ उसको क्राई करने की ज़रूरत है वहाँ वो क्राई नहीं करे। दैट मीन्स इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ इमोशंस। इमोशंस आर नॉट अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। बहुत ही माइनर डिफरेंस है इन चीज़ों में। एपैथी
एब्सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ इमोशंस, बिल्कुल फीलिंग और इमोशंस नहीं होना, एपेथी, ठीक है। ब्लंट इमोशंस यानी ग्रेटली डिक्रीज इमोशनल रेस्पॉन्स टू ए सिचुएशन और कंडीशन, डिक्रीज हो गई इमोशनल रेस्पॉन्स, ठीक है, जो इमोशनल रेस्पॉन्स ज़्यादा देने चाहिए थी वहाँ क्या है आप कम देने लग गए, तो उसे ब्लंट इमोशंस। थर्ड वन क्या है, लेबाइल इमोशंस। लेबाइल इमोशंस मीन्स चेंज इन इमोशंस आर रैपिड, एक्सेसिवली रैपिड, ठीक है, एक्सेसिवली रैपिड तरीके से आप इमोशंस में चेंज हो रहा है, मतलब कहीं रोते रोते ही आप वापस हंसने लगे तो लेबाइल इमोशंस हैं। जबकि इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ इमोशंस क्या है, आपको नॉट अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ इन्वायरमेंट, जहां आपको रोने की जरूरत है वहां आप हंस रहे हो, दैट मीन्स की इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ इमोशंस। जबकि मूड स्विंग क्या है, स्विंगिंग ऑफ मूड बिटवीन टू एक्सट्रीम फीलिंग्स, सैड और हैप्पीनेस के बीच में मूड स्विंग होते रहना बार बार, उसे क्या है मूड स्विंगिंग कहते हैं। तो ये कौन से हैं, डिसऑर्डर ऑफ इमोशंस, जिसमें कौन कौन से आते हैं, ग्रीफ, मॉरिंग, एम्बिवेलेंस, एपेथी, ब्लंट इमोशंस, लेबाइल इमोशंस, इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ इमोशंस, इन्वायरमेंट और मूड स्विंगिंग, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में अपन साइन एंड सिम्टम्स को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।